हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे आगे उसके। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ओथ। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। और भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एच.जे. कानिया। और अभी के करंट चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबडे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टर्म्स कितने होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के? जब कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतता है तो उन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो बीच में रिज़ाइन दे सकते हैं, अपना रिजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंप कर। और अगर दोबारा इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट अगर अपनी इच्छा व्यक्त करे तो वो एलिजिबल होते हैं दोबारा इलेक्शन के लिए। इन यूएसए वन कैन बी इलेक्टेड ओनली 2 टाइम्स एज प्रेसिडेंट, बट इन इंडिया नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जैसे यूएसए में आप लोगों ने देखा होगा, अभी के एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, बराक ओबामा 2 बार ही प्रेसिडेंट बने यूएसए के, उसके बाद वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हुए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर कोई एलिजिबल है कैंडिडेट तो वो कितनी बार भी वोट के लिए खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो चलिए हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी अगर ट्रेस की गई किसी प्रेसिडेंट के द्वारा, तो लोकसभा और राज्यसभा के पास इन मेंबर्स के पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ एक बिल लेकर आएँ ताकि प्रेसिडेंट को सीट से हटा दिया जाए। तो इस प्रोसीड्यूर को बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो चलिए देखते हैं इम्पीचमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। चार्जेस शुड बी साइंड बाय मोर देन 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस विच फ्रेम्ड द रिजोल्यूशन। अगर कोई हाउस, अगर मान लीजिए वो लोकसभा हाउस हो या राज्यसभा हाउस हो, तो दोनों में से अगर किसी भी हाउस का कोई अगर मेंबर एक बिल फ्रेम कर रहा है तो टोटल नंबर के 1/4 मेंबर्स का जो असाइनमेंट होता है वो उनसे कंसेंट उनका होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि आपके खिलाफ एक चार्जशीट हो रही है हाउस में। तीसरा, मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स कंसेंट रिक्वायर्ड टू पास द रिजोल्यूशन इन दैट हाउस। मतलब कि अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में बिल को लाया गया तो राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 2/3 से ज़्यादा मेंबर्स अगर उस रिजोल्यूशन पे साइन करें, अगर उस रिजोल्यूशन पे वोट दें कि इस रिजोल्यूशन को आगे बढ़ना चाहिए, तो वो रिजोल्यूशन आगे बढ़ेगा और आगे फिर दूसरे हाउस पे जाएगा। जैसे कि अगर लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा में क्या होगा, फिर वहाँ पर फिर से इस पे कमेटी बैठेगी और फिर वहाँ पर भी यही चलेगा कि मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स कंसेंट रिक्वायर्ड टू पास द रिजोल्यूशन इन दैट हाउस। उसके बाद ही अगर दोनों हाउस से ये मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद ही इम्पीचमेंट का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। इम्पीचमेंट इज़ ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। तो क्या क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर का मतलब ये है कि ये बहुत ही धीरे चलने वाला प्रोसीजर है, बहुत धीरे चलता है, क्योंकि पहले एक हाउस में पास होगा बिल, फिर उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, तो ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट दाउ दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
मतलब कहने का ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं ये तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते, लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात आएगी तो ये पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of the president, though they participate in the election। कहने का मतलब ये है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, जैसे कि किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड भी हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जबकि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इम्पीचमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।